हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। रो 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 रो, हा 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 हा। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। रो 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 रो, हा 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 हा। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक
भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, सदियों से था युगों रहेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। स्वर्ण समय आएगा फिर से, नवोत्कर्ष छाएगा फिर से, झुका हुआ हर शीश उठेगा, झुका हुआ हर शीश उठेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। सामाजिक समरसता होगी, उर में करुणा ममता होगी, ऊंच नीच का मैल छटेगा, ऊंच नीच का मैल छटेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, बात हमारी विश्व सुनेगा, बात हमारी विश्व सुनेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। अपनी सबकी राह नेक है, कोटि हृदय है भाव एक है, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा, दिश दिश फैला तमस हटेगा। चालू करते भाई साहब। नमस्कार। माणिकचंद वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये वर्ष वरिष्ठ पत्रकार और संपादक मामाजी यानी स्वर्गीय श्री माणिकचंद वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। मामाजी जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम लोग ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर
आयोजित इस वेबिनार में शामिल हो रहे हैं। इस वेबिनार को देश में पत्रकारिता के 2 वरिष्ठ और चर्चित हस्ताक्षर श्री हितेश शंकर जी और श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी संबोधित करेंगे। इस वेबिनार को वरिष्ठ मीडिया और संचार विशेषज्ञ उमेश उपाध्याय जी भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से वे उपस्थित नहीं हो पा रहे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों मुख्य वक्ताओं का परिचय आपसे करा दूं। हितेश शंकर जी 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका संस्थानों में काम कर चुके हैं। उन्होंने दैनिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण समूह में विभिन्न संपादकीय दायित्वों का निर्वाह किया है। पिछले 7 सालों से वे पांचजन्य के संपादक हैं। वैचारिक पत्रकारिता के चर्चित हस्ताक्षर हितेश जी भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की महापरिषद के सदस्य भी रहे हैं। हम हितेश जी को अपने बीच में पाकर गर्व की अनुभूति करते हैं। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी। ब्रजेश कुमार जी वर्तमान में नेटवर्क 18 समूह में ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से 1995-96 में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में PhD किया। सक्रिय पत्रकार के तौर पर वे अमर उजाला समूह, आज तक, स्टार न्यूज, ABP न्यूज और जी न्यूज में विभिन्न संपादकीय दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अप्रैल 2019 से वे नेटवर्क 18 के साथ हैं। ब्रजेश जी भारत में टेलीविजन पत्रकारिता का जाना पहचाना चेहरा हैं। इतिहास और राजनीति में उनकी गहरी रुचि है और समसामयिक विषयों पर नियमित लेखन के अलावा उन्होंने देश विदेश में 2 दशक तक रिपोर्टिंग की है, यानी उनका देश विदेश में रिपोर्टिंग का 2 दशक से अधिक का अनुभव है। तो हम अपने दोनों वक्ताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से है कि पहले दोनों वक्ताओं का उद्बोधन होगा और उसके बाद आप दोनों वक्ताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं। आग्रह सिर्फ इतना है कि प्रश्न संक्षिप्त, सटीक और विषय से संबंधित हो तो अच्छा रहेगा। एक और मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसलिए आप सभी अपने जो ऑडियो हैं उसको अगर म्यूट पर रखेंगे तो हम अपने वक्ताओं को अच्छी तरह से बगैर किसी बाधा के सुन सकेंगे। तो मेरा एक बार आप सभी से फिर अनुरोध है कि अपने अपने माइक जो है उसको म्यूट पर रख दें ताकि हम कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालित कर सकें और सभी लोग सुन सकें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले ब्रजेश जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ पा रही है ब्रजेश जी को? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से मुझे खुशी इस बात की है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है और पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते पिछले 2 दशक से पत्रकारिता करने वाले अध्येता के नाते एक ऐसे व्यक्ति के जन्म शताब्दी समारोह से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेना जिनका अपना जीवन जो है भारतीय पत्रकारिता के हिसाब से आदर्श रहा हो, जिन्होंने पत्रकारिता में मूल्य, ध्येय, इन तमाम वस्तुओं का समावेश किया, जिनका अपना जीवन किसी ऋषि जैसा रहा, लेकिन जो गोल थे वो काफी बड़े रहे।
जो माध्यम उन्होंने चुना पत्रकारिता के जरिए देश की सेवा करने का, खासतौर पे अखबारों के जरिए, उसमें जो उन्होंने कामयाबी हासिल की, वह कामयाबी ही इस बात का सूचक है कि आज हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष में इस तरीके से इकट्ठा हैं और बात कर रहे हैं, खासतौर पर उस विषय के बारे में जो कि उनके जीवन में भी बहुत प्रिय था, जो उसकी हमेशा वकालत करते थे। जो विषय मुझे दिया गया, ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की चुनौतियां, जाहिर है ऐसे पत्रकारों ने ही इस शब्द को एक तरह से आकार दिया। पत्रकारिता के हिसाब से, और खासतौर पर हम हिंदी पट्टी की जो पत्रकारिता कहते हैं, उसमें जो 2-3 बड़े केंद्र हैं, उसमें इंदौर है, आगरा है। मामा जी यानी माणिक चंद्र वाजपेयी का संबंध इन दोनों ही शहरों से रहा। आगरा के एक गांव में तो जन्मे ही हो, इंदौर उनकी पत्रकारिता के नाते कर्मभूमि रही, स्वदेश उनका बड़ा मंच रहा। आज हम पत्रकारिता के जिस दौर में हैं, उसमें बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पत्रकारिता जो है वह कितनी ध्येयनिष्ठ रह पाएगी या रह पा रही। और ये सवाल बहुत सारे कारणों से, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि किसी भी दौर में पत्रकारिता उसी तरह की होती है जिस तरीके का समाज होता है और जिस तरीके के समाज के प्रश्न होते हैं। एक सुखद संजोग भी हम कह सकते हैं। आप ध्यान रखें कि 2020 में हैं हम लोग, आज से ठीक 100 साल पहले अगर हम कहें, जो 1920 का साल था, कई लिहाज से भारत इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन के बारे में सोचा गया भारत को स्वतंत्र कराने के हिसाब से। यहीं से कहीं नहीं कहीं खिलाफत आंदोलन के भी बीज पड़े, उसने भारत की राजनीति और भारतीय समाज पर किस तरह का प्रभाव डाला। मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप लोग विश्व संवाद केंद्र के बैनर तले इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन एक जो तीसरा कारण रहा, और मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम सभी लोग आपस में भी फिलहाल जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से हम लोग मामा जी का भी नाम बार बार लेते रहेंगे और लेते हैं, वह है हिंदी की पत्रकारिता। ऐतिहासिक संदर्भ, चूंकि आप लोगों ने कहा थी कि इतिहास में झांकने की मुझे बीमारी सी है, लेकिन इतिहास आपको एक दृष्टिबोध भी देता है। 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और वह कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह एक विशेष अधिवेशन था, क्योंकि उसके पहले 36वीं कांग्रेस हुई थी और उसके बाद 37वीं कांग्रेस हुई। यह विशेष अधिवेशन था, इसलिए इसका कोई नंबर नहीं था। इतिहास के तौर पर, रिकॉर्ड के तौर पर लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें असहयोग आंदोलन छेड़ने की बात हुई, लेकिन उसके साथ एक दूसरी जो बड़ी बात हुई, आज शायद ये चीज हम लोगों को बहुत हम उसके महत्व का अंदाजा न लगा सके, लेकिन आप आज से 100 साल पहले अगर आप अपने को लेके जाएंगे, 1920, आज की जो हिंदी है, जो हिंदी की पत्रकारिता है, हिंदी का जो वांग्मय है, हिंदी का जो साहित्य है, आज से 100 साल पहले वह शायद उतना सुदृढ़ नहीं था। इस देश में हिंदी के आंदोलन को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। आपको ध्यान में होगा, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं उस दौर में, चूंकि वाजपेयी एक ऐसा सरनेम है जो कि बार बार आता रहेगा, आप लोगों को ध्यान होगा, छायावाद के उस दौर में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात होती है। किस तरीके से जो हमारी इवन जो फ्रीडम की जो कॉन्शियसनेस थी, जो थी स्वतंत्रता के बारे में जो हमारा जो जन जागरण था, उसने एक बड़ा टर्न लिया। 1920 का वो कालखंड था जबकि हम छायावाद के दौर में आ रहे थे, और उसी के साथ हिंदी को किस तरीके से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रभाषा कैसे इसको बनाया जाए, इस पर भी पहली बार अगर आप कहें कि एक तरह से ऑर्गेनाइज डिबेट जो है, वह जो है नवंबर 1920 का वो महीना था, जबकि कोलकाता कांग्रेस के दौरान इस पर एक बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, और वहां से जो हिंदी आंदोलन ने जो एक तरह से कह सकते हैं जोर पकड़ा। आज उस हिंदी की परिस्थिति यह है कि भारत की राजभाषा तो है, लेकिन सही अर्थों में राष्ट्रभाषा भी हिंदी बन चुकी है। आप अगर तमिलनाडु में भी देखें, आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, लेकिन खुद तमिलनाडु के अंदर से बार बार मांग आ रही है कि नहीं भाई, हिंदी को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है पूरे देश को कनेक्ट करती है और ये तमिलनाडु के लोगों के अपने हित में है। तो जैसे ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की हम लोग बात कर रहे हैं, और जब हमने कहा था कि हर वक्त की पत्रकारिता जो है उस समय के कारणों से वो संचालित होती है कहीं ना कहीं। अगर आप देखें 1920 के आसपास का जो दौर था, जब हमारी स्वतंत्रता को लेकर जब एक तरह से
जिज्ञासा बढ़ रही थी, हमारा जनमानस तैयार हो रहा था, तो उस समय की पत्रकारिता के मूल मंत्र में ये सारे भाव थे। उसके बाद के आप दौर में देखें, सामाजिक कुरीति को खत्म करने का, सामाजिक आंदोलन को चलाने का, यह जो पूरा पीरियड उसके बाद से जो 1947 के बाद से आप देखें कि जो विकास की जो धारा हो हर तरफ बहे, फिर जो है सो एक बड़ा आंदोलन जो है आप देखें जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ 70 के दशक में चला, जो आखिरकार 1975 के आपातकाल में कन्वर्ट हुआ, जो सरकारी लाल फीताशाही थी, जो सरकारों का निरंकुश शासन था। वहां से आते आते जो है, अगर आप 1990 में हम बाजारवाद के दौर से गुजरे और फिर हम फिलहाल 2020 में, तो अगर आप देखें इस हर दौर में जो है पत्रकारिता उस समय के समसामयिक मूल्यों को लेकर चलती रही है और उस ध्येय को अपने साथ में जोड़ती रही, लेकिन उसके साथ कुछ परमानेंट फीचर भी रहे, खासतौर पे भारत की पत्रकारिता, और हम ये कहें कि हिंदी पट्टी की जो पत्रकारिता, हिंदी पट्टी की जो पत्रकारिता रही, और मुझे लगता है कि मैं इसमें जितनी बातें कर सकता हूं उससे बहुत ज्यादा आप लोग जानते हैं, और मध्य प्रदेश तो इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश की धरती से भारतीय पत्रकारिता में योगदान देने वाले एक से एक बड़े हस्ताक्षर उभरे। हम लोग वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनकी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे अगर आप जाकर देखें तब भी आपको ऐसे दर्जनों नाम दिखाई देंगे। आप कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें, मतलब यह एक दुविधा हो सकती है। सप्रे साहब से लेके प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, ये तमाम नाम आपको पहुंचते रहे। ऑब्वियसली जिस भोपाल शहर से हमारे कई सारे मित्रों का ताल्लुक है, खासतौर पे आशीष जी जिन्होंने कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए जोड़ा, उस भोपाल की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय है आज की तारीख में पत्रकारिता का जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन हम सभी लोगों के पास ध्यान में है, जानकारी में। जो बात भी की जा रही है और जो विषय खासतौर पर मुझे दिया गया कि ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की क्या चुनौतियां हैं। कोरोना के इस पीरियड में अगर आप देखें, हम लोग पहले ये कह रहे थे कि शायद जो है प्रिंट जो है, खासतौर पर आप पत्रकारिता, आप ध्यान रखें कि आज जब 100 साल पहले जब भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी की पत्रकारिता जब अपने को कंसोलिडेट कर रही थी, आप ध्यान रखें कि सरस्वती, मतवाला, ये सारे जो है सो पत्र प्रकाशन जब कंसोलिडेट कर रहे थे अलग अलग ढंग से भारतीय जनमानस को, उसके बाद से यहां तक का 100 वर्षों का अगर आप इस सफर को देखें, और आज जब ये प्रश्न आते हैं कि भाई क्या अखबार सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ अखबार थे, अखबार की जर्नी जो है 100 वर्षों से ज्यादा की रही भारत में, उससे भी ज्यादा की रही है। लेकिन आज जो प्रश्न है, जब अखबारों के सर्कुलेशन अचानक हो गए, लेकिन टीवी है, डिजिटल है, क्योंकि हम डिजिटल का खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है, जो ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की राह में जो चुनौतियों की जब आप लोग बात करेंगे, और 1990 के दशक में इस पर खासतौर पे बात शुरू हुई और वो डिबेट जब एक चला बड़े पैमाने पर कि पत्रकारिता जो है भारतीय संदर्भ में यह अब मिशन रह भी गया है या एक सीधे सीधे प्रोफेशन में तब्दील हो गया है। यह डिबेट ध्यान में होगा करीब 2 दशक तक चला। अभी जब भी इस तरह की संगोष्ठियां होती हैं, बार बार ये सवाल जो पत्रकारिता में आने की जो सोच रहे हैं नए छात्र, उनके मन में भी होता है, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी ये इसकी बात करते हैं। लेकिन यह जो चुनौती है, यह समाधान भी आपको देती है। कई बार ये कहा जाता है कि साहब सब कुछ सनसनीखेज है, जो जिन मूल्यों की आवश्यकता है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, पेस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाता है, हम क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, जो समाज जीवन के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उनको हम इग्नोर करते हैं। जाहिर है जब ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमारे मन के मूल में कहीं ना कहीं ये होता है कि यह सब चीजें जो है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज की तारीख में जो अगर आप देखें पूरी दुनिया में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है, मुझे याद है क्योंकि विश्व संवाद केंद्र के बैनर तले हम लोग इकट्ठा हैं तो संघ से भी परिचय होगा ही इनमें से हर एक सदस्य का। मुझे याद है 1992 में उस समय सैमुअल हंटिंगटन का एक छोटा सा पेपर आया था जिसकी चर्चा जो है उस समय माननीय सुदर्शन जी ने की थी, द क्लासेज ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का संघर्ष। सभ्यताओं का वो संघर्ष जो कि एक बीज था, आज आप देखिए जैसे पूरी दुनिया में किस तरह के हालात हैं। जो राष्ट्रवादी चिंतन है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, उसकी क्यों आवश्यकता है, वह जो है अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब आप ध्येय से जुड़ेंगे तो ये सब सवाल आएंगे। आप 2-4 भी होते हैं, आप अपने घरों में होते हैं, जो प्रोफेशन में जो नए लड़के आते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं कि भाई आप क्यों जो है इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, आप जो है क्यों
आप कहें कि भाई जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये तो बड़ी फैंसी सी चीज है, लेकिन जो है आप इसे देश को तोड़ने वाली गतिविधि क्यों मानते हैं? इसी तरीके से मान लीजिए आप जब लव जिहाद की चर्चा करते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग जो है खासतौर पर युवाओं का है, जो कि कहता है कि नहीं निसाब, ये तो सब फालतू की बात है कि हर आदमी को हर तरह की चॉइस करनी लगती है। लेकिन उसके खतरे क्या हैं? क्या समस्याएं आएंगी? समाज जीवन में किस तरीके से प्रभावित होगा? मुझे याद है थोड़े समय पहले ही किसी मंच पर जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं सरसंघ चालक जी, उनसे कहीं बातचीत हो रही थी, उनमें उन्होंने एक धीरे से इशारा किया था कि इस भारत में जो है हिंदू जीवन दर्शन जो है वह क्यों आवश्यक है। अगर हमारी की स्वतंत्रता का बने रहना है, अगर हमारी अपनी मौलिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रहना है, तो उसके नाते भी इन मूल्यों का जीवंत रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये तमाम मूल्य जो है खत्म होने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बाजारवाद के बीच, इस तमाम कोलाहल के बीच आप अपने फोकस को कैसे जो है मेंटेन करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मेरा मानना है कि पत्रकारिता के मूल में रहा है, जब डिज़रायली ने जब फोर्थ एस्टेट का जब ये कॉन्सेप्ट दिया था, इस वर्ड को जब कॉइन किया था, तो कहीं ना कहीं ये था कि जो किसी भी समाज जीवन को नियंत्रित करने वाले जो तीन पहलू हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके अलावा जो है वाचडॉग की भूमिका में एक सामान्य आदमी के लिए जो है रक्षक की भूमिका में जो है उसके अधिकारों को सुरक्षित करने की भूमिका में जो है जो शासन के जो ये तीनों अंग हैं उनकी गलतियों की तरफ इशारा करने में, उनमें जो है सुधार करने के लिए जो है फोर्थ स्टेट के तौर पर पत्रकारिता की भूमिका है। तो वह भूमिका का निर्वाह हम तभी कर पाएंगे जबकि हम खुद उसके बारे में जो है अध्ययनशील होंगे। मौजूदा पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादा पत्रकार जो हैं वो एक बार प्रोफेशन में आने के बाद से पढ़ने लिखने की आदत भूल जा रहे हैं। हालात ये हैं कि देश दुनिया में क्या समसामयिक चल रहा है, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, कौन से बर्निंग इश्यूज हैं, उसके बारे में सबसे कम अवेयर हम होते हैं। भाषाई दृष्टिकोण से आप देखिए आज की तारीख में जो पत्रकारिता के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर किसी आदमी को कब आप खींच कर लेके आ सकते हैं, चाहे वह अखबार हो, मैगजीन हो, टीवी हो, डिजिटल हो, कि जब आप उसको पढ़ने के लिए ललचाएं, उसके लिए अच्छी भाषा का होना बहुत आवश्यक है। वह जो है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। हिंदी पट्टी के राज्यों में भी अगर आप देखें हिंदी लिखने नहीं आती पत्रकारों को। यह सब मोटे स्किल सेट हैं जो हेल्दी न्यूज वर्सेस जो हम मसाला की जो बात करते हैं, आखिर जो स्वस्थ समाचार जो है वह कैसे जो उपयोगी हो सकते हैं और वह कैसे वह बाजार के हिसाब से भी अनुकूल हो सकते हैं। दुनिया में देखिए एक्सपेरिमेंट जो रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ पेस्ट्री की पत्रकारिता को करके कोई भी जो समाचार पत्र है या संगठन हो वह बहुत मुनाफा कमाने वाला हो। ऐसे भी उदाहरण बहुत कम है, न के बराबर है। यानी कि अगर आप जो है समाज में क्रेडिबिलिटी हासिल कर पाएंगे तभी जो है सो आपकी अपना जो प्रसार है वह बढ़ पाएगा, उसके हिसाब से आप रेवेन्यू भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है वह किसी भी संगठन के चलने के लिए आवश्यक है। तो हमें इस बात की तरफ भी बार बार एम्फेसिस करना होगा। चौथी जो बात है वो ये है कि जनमानस को आपको तैयार करना होगा। देखिए पत्रकारिता निशाने पर रही है, मुझे लगता है कि पत्रकार जो है विलेन है आज की तारीख में। एक समय जो सेठ साहूकार होते थे, तो उसके बाद से पुलिस वाले होते थे, करप्ट पॉलिटिशियंस होते थे। अगर आप पीपली लाइव ऑनवर्ड्स के सिलसिले को देखें तो पत्रकार और पत्रकारिता पर गंभीर सवाल है। लोग उन्हें विलेन के तौर पर ट्रीट करते हैं। आप कई सारे कवरेज को लेकर आपके मन में प्रश्न उठते हैं। आप कई बार देखते हैं कि जो जिस तरह के विषय लिए जाते हैं या जिस तरह से उनको ट्विस्ट एंड टर्न दिया जाता है, आपको खुद लगता है कि नहीं भाई ये उपयोगी नहीं है, यह उचित नहीं है, हम डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। तो उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए भी जो है आप पत्रकारों की जो नई पीढ़ी है उसको आप तैयार करें। आप जो है कैसे उसमें जो है ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के बीज डालें, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वह पत्रकारिता संस्थानों की है, जहां से कि यह पूरी की पूरी पौध बाहर निकल कर आ रही है। अगर आप उसको उसके फाउंडेशन में जाकर जो है अगर यह सब चीजें नहीं डालेंगे तो एक बार प्रोफेशन में आने के बाद से वो बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाएगा। दूसरी जो एक बड़ी बात है जिसपे मुझे लगता है कि विश्व संवाद केंद्र के अंदर लगातार चिंतन भी होता है और इस पर बात भी होती है कि आखिर हम किस तरह से जो है कौन सा जो है सो ऐसा बौद्धिक वांग्मय तैयार करें, खासतौर पर प्रशिक्षण के दौरान जहां पर के पत्रकारों की नई फौज तैयार हो रही है, जो कि वो इस तरह के मिशनरी जेल, इस तरह के ध्येय के महत्व को समझ सकें कि आखिर ऐसा करना क्यों आवश्यक है।
तो मुझे लगता है कि उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। अगर मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर अगर सम्यक ध्यान दिया गया तो जो कल्पना थी, चाहे मामा जी की कल्पना थी या फिर भारतीय हिंदी पत्रकारिता के जो पुरोधा पुरुष कहे जाते हैं, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, कि भाई यह जो सो पत्रकारिता कैसे जो है सो समाज जीवन में लगातार उपयोगी बनी रहे। मुझे लगता है पराड़कर साहब की एक टिप्पणी भी आप लोगों को याद होगी कि उन्होंने एक परिकल्पना भी की थी कि आगे चलकर पत्रकारिता के अंदर किन किन मूल्यों का ह्रास होगा। उन्होंने कहा भी था कि जो है सो हो सकता है कि ये चीजें बहुत रंगीन हो जाए, बहुत आकर्षक दिखे, लेकिन जो मूल तत्व है वो गायब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपका हमारा जो कंसर्न है कि भाई ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता जो है वह कैसे जारी रहे, पत्रकारिता के साथ ध्येय का जो हमेशा मैच रहे, कैसे वो इनसिंक रहे, इसके लिए इन तमाम चुनौतियों पर हमें लगातार गौर करना पड़ेगा और इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यह 25 मिनट का जो समय आप लोगों ने मुझे दिया था उसके आखिरी 2 मिनट मेरे पास हैं। मुझे नहीं लगता कि तस्वीर इतनी भी निगेटिव है। अगर आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले का वांग्मय देखें पत्रकारिता के अंदर का, पूरा का पूरा जो है जो नैरेटिव था वह जो है लेफ्ट लिबरल नैरेटिव था, और वो लिबरल जो है वह लिबरल उस संदर्भ में नहीं है जिस संदर्भ में हिंदू जीवन पद्धति के अंदर कल्पना है। आज अगर आप जो है माननीय सरसिंघ चालक जी को सुने और वो जो हिंदुइज्म की जो परिभाषा देते हैं, हिंदू जीवन दर्शन की परिभाषा देते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा लिबरल परिभाषा है। वह लिबरल शब्द को भी मुझे लगता है कि जो है धीरे धीरे संघ को इस बारे में सोचना चाहिए कि असली लिबरल वैल्यूज की अगर कोई बात करता है तो शायद वो सही करता है। तो वह जो स्यूडो सेकुलरिज्म, जो आप फेक लिबरल वैल्यूज या फिर जो उसके साथ जो ट्विस्टेड जो है आपकी नेशनल एस्पिरिट की जो बात, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आया है। आज एक बड़ा वर्ग है जो कि राष्ट्रवादी मूल्यों की तरफ जा रहा है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, जो देश और दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। यह जो है सो मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता में एक बड़ा चेंज आया है। जो पत्रकारिता जो है एक समय जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर, पांजन्य, राष्ट्रधर्म, स्वदेश इन्हीं तक सिमटी हुई पड़ी थी, मुझे लगता है कि वहां से बाहर निकलकर जो है एक बड़े हिस्से तक फैली है। लेकिन हमारी चुनौती ये है कि हम उसको जो है और कंसोलिडेट करें, उसका दायरा और बढ़ाएं, और अगर हम ऐसा कर पाए तो मुझे लगता है कि जो हमारी चिंता है पत्रकारिता को लेकर, जिन चुनौतियों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, उसमें हमें काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें जिन सहज शब्दों में आपके सामने रख सकता था मैंने रखी हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी हैं, कुछ मन में प्रश्न होंगे तो आप निश्चित तौर पर रखेंगे। आपने मुझे सुना करीब 25 मिनट तक इतने ध्यान से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला इस मंच के जरिए, जो वेबिनार का ये मंच है, उसके लिए भी आपको फिर से एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपने जो मुद्दे उठाए हैं सचमुच वो ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की चुनौतियों को रेखांकित करने वाले हैं। और एक बात जरूर है कि ये बात आज सभी लोग महसूस करते हैं कि एक समय था जब ये जो आपने जिससे सूडो लिबरलिज्म की बात की है उस अवधारणा में बहुत परिवर्तन आया है, और एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि राष्ट्रवादी मूल्यों की ओर आकर्षित भी हो रहा है, उनको समझ रहा है, समझने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और आपने जिन चुनौतियों का जिक्र किया है, निश्चित रूप से वो चुनौतियां तो पत्रकारों के खुद के लिए भी और इसके साथ साथ पत्रकारिता के जो संस्थान हैं जो पत्रकारिता के शिक्षण का काम करते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और जिज्ञासाएं अगर होंगी तो हम उद्बोधन के दोनों उद्बोधनों के बाद में उसको लेंगे। हितेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं अगले वक्ता के रूप में हितेश शंकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। माननीय हितेश शंकर जी। जी पहले तो शायद स्क्रीन शेयर अभी चल रहा है। हाँ, तो स्क्रीन शेयर ये वागीश जी कर हाँ, तो वो यदि ठीक होगा तो बंद होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक जी, जी ओके। धन्यवाद गिरीश जी। और विश्व संवाद केंद्र की ये जो पहल पर एक वैचारिक आयोजन हुआ है, मुझे लगता है ये समय की आवश्यकता है। गिरीश जी और मुझसे पहले जो ब्रजेश जी ने जो बात रखी आयोजन के लिए
आशीष जी ने जोड़ा, सभी ज्येष्ठ पत्रकार हैं और हम लोगों की जब आपस में भी बात होती है तो ऐसा विषय एक शीर्षक बांध के बात ना होती हो, परंतु चर्चा कम से कम यही लबोलुआब हम कह सकते हैं कि चर्चा इस तरह की हमारी होती रहती है, क्योंकि ये जो चिंताएं हैं पत्रकारिता की, वो किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं है। आज ये पत्रकारिता जगत की समस्त पत्रकारिता जगत की, या जो जिसका अब नाम मीडिया हो गया है, उसकी मीडिया की ये जागती चिंताएं, ये शाश्वत चिंताएं हैं। आज का जो ये विषय मुझे मिला, ब्रजेश जी ने इसे बहुत अच्छे से इसका एक ऐतिहासिक पक्ष को भी छुआ, उसके जो बाजारवाद का संकट है, जो कोलाहल है, जो चुनौतियां हैं, उनको भी ऐसे में पत्रकारिता को सहेजे संजोए कैसे रखा जा सकता है, उसे अंडरलाइन भी किया। मैं अगर इस पर थोड़ा सा एकेडमिक तरीके से आज जैसे बात करनी है, तो मैं कहूंगा कि इस शीर्षक को पहले 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की चुनौतियां जब कहा, तो पहला तो ये कि ध्येय क्या है, दूसरी बात निष्ठा कैसी, और फिर चुनौतियां कैसी कैसी। अगर हम इन 3 वर्टिकल्स में, 3 वर्गों में अगर सोचें, तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। हम जिन चीजों पर लगातार बात करते हैं उसमें कुछ और तथ्यात्मक बिंदु सबके जोड़ने के लिए उसमें कुछ बिंदु मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि ध्येय क्या। जब हम ध्येयनिष्ठ कहते हैं तो असल बात यह है कि सबका ध्येय अलग अलग हो सकता है, मगर भारतीय पत्रकारिता का ध्येय आप किसे कहेंगे? कि एक मीडिया जिसे कहते हैं वो माध्यम है, वो अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो मंजिल नहीं है। आप ये समझिए एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है, वहां सुविधाएं हैं, देखने में अच्छी लगती है, सर्राटे से जाती है, मगर जाती कहाँ है? तो जो जाना है, जहां पहुंचना है, जिसके लिए लोग एक टिकट कटाते हैं, जिसके लिए लोग अखबार खरीदते हैं, जिसके लिए पढ़ते हैं, जिसके लिए ट्रेन में चढ़ते हैं, वो लक्ष्य क्या है? अगर वो ध्येय, वो मंजिल अगर डिफाइंड नहीं है तो चीजें गड़बड़ होती हैं। और भारतीय पत्रकारिता की विशेषता ये है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पत्रकारिता का लक्ष्य या ध्येय उसे डिफाइन करने की अगर बात आएगी, तो मुझे लगता है भारतीय पत्रकारिता उन सब के लिए एक दिशा संकेतक हो सकती है। जैसे समुद्र में एक दिशा सूचक टावर खड़े रहते हैं, वहां से सबको पता चलता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है, किस तरफ जाना है। अब तो तकनीक हो गई, जब नहीं होता था तब उससे जाते थे। तो भारतीय पत्रकारिता विश्व मीडिया में अपना वो स्थान रखती है, और ये बात हम सबको मुझे लगता है अंडरलाइन करनी चाहिए, रेखांकित करनी चाहिए और बतानी चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हमारे पास हैं, जिनकी हम बात करते हैं, ब्रजेश जी जिन्हें आप कह रहे थे कि लिबरलिज्म की परिभाषा, तो जो लिबरलिज्म की परिभाषा यही है कि क्या सब पर लागू हो सकता है, सबका उसमें भला है। अगर ऐसे वैल्यूज हैं किसी पत्रकारिता के पास, उसके खजाने में, और ऐसे उदाहरण हैं, तो वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से अपने ज्ञान का दीपक जलाकर जो पत्रकारिता आगे बढ़ी, वहां उस पत्रकारिता के लिए सबके भले की कामना ये सबसे आगे थी। और एक अथर्ववेद का सूक्त है, पृथ्वी सूक्त का, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। जब पूरी धरती को मान लिया और उसके पुत्र खुद को बता दिया, तो सहोदर तो यही होता है कि सब आपस में भाई भाई हैं। जब इस तरह की समरसता वाला ज्ञान लेकर कुछ लोग कलम उठाते हैं, तो फिर ये बिलीवर, नॉन बिलीवर, जाति, पंथ, ये सब चीजें नहीं रहती। ये लगता है कि हाँ, अगर कुछ व्यवधान आए होंगे समय की यात्रा में, मगर इन्हें दूर करके, इनको दूर करने के लिए एक अलग जगह के अगर आगे जाना है, तो वो ज्ञान परंपरा भारतीय पत्रकारिता ने अपने चिराग के लिए अगर कहीं से रोशनी ली है, तो उस ज्ञान परंपरा से ली है। क्योंकि जब माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहते हैं, उसी के बाद वंदे मातरम कह पाते हैं आप। अपनी धरती को, अपने देश को जब आप मां मान लेते हैं, तब फिर आपस में अंतर नहीं रहता। तो वंदे मातरम कहकर जो पत्रकारिता शुरू हुई, उसके पास आज जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होती है, लिबरल वैल्यूज की बात होती है, रिलायंस की बात होती है, सेल्फ रिलायंस की, स्वावलंबन की जो बात होती है, स्वदेशी की बात होती है, स्वतंत्रता, समानता, संघर्ष, स्वदेशी, आप ये पाएंगे कि जो आधुनिक जगत के लिए जिनकी बहुत महती आवश्यकता पत्रकारिता में महसूस हो रही है,
वो भारतीय पत्रकारिता के अनुभूत सबक हैं, वो मतलब खुद जी के कमाए हुए सबक हैं। इसलिए ये पहली बात है कि ध्येय क्या है वो भारतीय पत्रकारिता स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है निष्ठा कैसी। तो आज जो मौका हमारा बना है, मामा जी के बहाने हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष में बैठे हैं, तो निष्ठा के मामले में जब हम देखते हैं तो संसाधनों से उस निष्ठा पर फर्क नहीं पड़ता। ये अक्षय है, ये रीतापन नहीं आता। आज कम और कल ज्यादा, ये अप्रैल के अप्रेजल से अप्रभावित रहती है, बाजार की हलचलों से अप्रभावित रहती है, और जो पारिवारिक कोलाहलों से भी इसे अलग रखने की एक चुनौती होती है, जिसके उदाहरण हमारे सामने रखे। मामा जी ने वो उदाहरण रखा, दीनदयाल जी ने जब पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के बंडल बांधने के काम से लेकर और उसके प्रबंधक के तौर पर जो निर्णय लेने थे, वो सारे जब काम करे, तो मुझे लगता है कि वो निष्ठा के अनुपम उदाहरण हैं। अटल जी का उदाहरण, हमारा पांचजन्य के पहले संपादक थे, और जब मैं आर्काइव में पढ़ता हूं तो कुछ ऐसे भी प्रसंग ध्यान आते हैं। उनके साथ जिन संपादकों ने काम किया, महेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, अभी हैं हमारे साथ, अटल जी के साथ उन्होंने काम किया। अटल जी को बहुत तेज ज्वर था, परंतु उस समय क्योंकि संस्करण जा रहा है, तो अंतिम संपादन तक वो ज्वर की स्थिति में भी वो काम करना। एक बार पेट में बहुत दर्द था, लिखते लिखते बेहोश हो गए, मगर उतना भी कि ये अगर नहीं जाएगा तो काम पूरा नहीं होगा। या एक बार बिजली चली गई, तब छापे खाने इस तरीके के नहीं होते थे, तो हाथ से चलाने पर वो मशीन भी उस तरीके से चलती थी जब बिजली से चलती थी। तो दीनदयाल जी ने उस पर लगातार अपने हाथ से काम करके बताया कि नहीं, हमें बिजली का मोहताजगी नहीं है, बाकी चीजों की मोहताजगी नहीं है। निष्ठा ये होती है कि संसाधन और परिस्थिति ये तो बदल सकते हैं, 19-21 हो सकता है, मगर आपकी तरफ से कोताही नहीं हो सकती। ये पत्रकारिता में आज का सबक है। आज के जो छात्र आते हैं उनके लिए ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा सबक है, क्योंकि चमक देखकर सब आते हैं, मगर किसी भी चमक के पीछे पत्रकारिता आज ग्लैमर के लिए ज्यादा हो गई है, एथिक्स की कोई बात नहीं करता। जबकि भारतीय पत्रकारिता में विशेषतः नैतिकता के बिना ये यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती। ये तो ऐसा लोग कहते हैं कि जी अब तो पैशन नहीं है, प्रोफेशन है। मैं एक और बात कहता हूँ कि ये अभी भी पैशन ही है, क्योंकि इसमें बाद में पेंशन नहीं है। बिना पेंशन के ऐसा नहीं चलता। और अगर जो आते हैं गलती से, वो मिड एज क्राइसिस के शिकार होते हैं, उन्हें बीच में यात्रा छोड़नी पड़ती है। पत्रकारिता का कितना भला करते होंगे ये तो पता नहीं, मगर बीच में पत्रकारिता छोड़कर या करियर छोड़कर वो अपने परिवार का भी बुरा करते हैं। ऐसे जो पत्रकारिता के आज के छात्र हैं, उनके समझने की बात यह है कि पत्रकारिता का ग्लैमर और चमक जो देखते हैं, उन्हें समझने की बात है कि हर चमक के पीछे बड़ी भारी घिसाई होती है। और वो घिसाई के अगर आप उदाहरण भूल जाएंगे, अक्षय निष्ठा को भूल जाएंगे कि निष्ठा अगर नहीं है तो खाली चमक वैसे नहीं आ सकती। ध्येय स्पष्ट नहीं है तो आप किस दिशा में जाएंगे ये नहीं पता, आपकी गति बहुत हो सकती है। ये एक बड़ी बात है। फिर जो बात आती है कि चुनौतियां कैसी कैसी, हमने ध्येय की बात की, हमने निष्ठा की बात की। तीसरी बात जो है वो है कि चुनौतियां कैसी कैसी। अगर हम इस पत्रकारिता की पूरी यात्रा को, अगर हम भारतीय पत्रकारिता की यात्रा को देखें, तो हर बार चुनौतियों का स्वरूप कुछ तो ऐसी हैं जो लगातार रहती हैं, और परंतु कुछ चुनौतियां हैं जो कालखंड के हिसाब से बदलती हैं। जैसे पत्रकारिता में कम पैसा होना एक समय चुनौती थी, एक समय ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है ये चुनौती हो गई। परंतु ये और कुछ एक गति की चुनौती रहती है, एक उसके खबर के ब्रेकिंग की चुनौती रहती है, ताजा खबर की, रुचिपूर्ण की, कई तरह की चुनौती वो शाश्वत हैं। परंतु कालखंड के हिसाब से अगर हम देखें कि चुनौतियां कैसी कैसी हैं, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो संघर्ष था वो सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप इस सरकार से लोहा क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। क्योंकि सरकार बनाम देश, एक अत्यल्प संसाधनों में आपको वो लड़ाई लड़नी थी। हाथ से लिखे हुए पर्चे थे, साइक्लोस्टेट करे हुए थे, घर घर जाकर बांटा गया उनको। हॉकर नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, मार्केटिंग नहीं थी, मगर एक देश की एक चिंता थी। तो उस समय चुनौती अलग थी, वो सबसे प्रारंभिक दौर की वो चुनौती थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद एक सवाल मन में कौंधा
दीनदयाल जी जैसे विचारकों के मन में या और जो इस देश की चिंता करते थे, क्योंकि आजादी के बाद भी इस देश में कुछ समाचार पत्रों की नींव रखी गई, वो ये भी था कि जो सरोकार की पत्रकारिता चल रही थी, कहीं वो सरकार की पत्रकारिता तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, समाज वहीं रहता है, समाज के सरोकार ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में संसाधन बनाम उद्योग, आपके पास जो संसाधन है, ये मीडिया भी आप उद्योग की तरह से चलाने की सोचेंगे तो सरोकार वाली बात पूरी नहीं होगी। ये चुनौती उसके बाद दिखाई देती है। उसके बाद जो तीसरा कालखंड आता है, उस तीसरे कालखंड में एक हमें एक मोड़ बड़ा दिखाई देता है, जिसने भारतीय पत्रकारिता को भीतर से झकझोरा भी, प्रारंभ में तोड़ा भी, और बाद में उसमें एक विचलन भी, बेचैनी भी पैदा की। वो हम देखते हैं आपातकाल के समय में। आपातकाल के समय में सरकार को इतना दंभ हो गया कि समाज से ऊपर सरकार होती है, और फिर ऐसी स्थितियां बनाई कि सब एडिटर नहीं, सब इंस्पेक्टर खबर एडिट करेगा, वो पारित करेगा क्या चीज। तो पत्रकारिता में एक क्षोभ पैदा हुआ कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये जिन हाथों ने चाबुक चलाया, अब इसके खिलाफ मोर्चा लेना ही पड़ेगा। तो एंटी स्टैब्लिशमेंट खबरों की वहां से शुरुआत हुई, परंतु कुछ लोगों ने बड़े शातिर तरीके से उसे ऐसा मोड़ दिया कि एंटी स्टैब्लिशमेंट में आप उसके बाद एक एस्टैब्लिशमेंट यानी सरकार यानी देश, आप उसके खिलाफ एक विचार को रोकने का काम किया गया। फिर मानवाधिकार के आड़ में दानवाधिकार की बात, सेना और आतंकियों में आतंकियों की बात करना और सेना को अत्याचारी और उत्पीड़क बताना, इस तरीके की बातें जब आनी शुरू हुई, फ्लायर और बैनर उसमें से ही लगने शुरू हुए, तो उसने एक अलग चिंता न्यूज रूम के भीतर पैदा की। वो आपातकाल की देन थी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट को स्थायी भाव देना, ये पत्रकारिता का स्थायी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी, बहुत सारा अपराध, बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारा स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंदता, वो किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं का एक, हम कह सकते हैं एक सेट ऑफ डायरेक्शन है, उसमें सबके लिए चीजें निर्देशित हैं, तय हैं। आप उस भूमिका से बाहर अगर जाते हैं तो आप उस व्यवस्था को अंततः तोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोगों ने ये पत्रकारिता के आड़ में ये षड्यंत्र भी देश के साथ करने की कोशिश की। तो अब जो चौथा समय आया है, जो चौथा दौर है, वो है गति बनाम सटीकता का। अब ब्रेकिंग न्यूज की चिंता आपको नहीं है, संसाधनों की चिंता नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ के चैनल के सामने 4000 रुपए का मोबाइल जब एक लेकर खड़ा हो जाता है तो खबर भी तेजी से ब्रेक हो सकती है और 100 करोड़ की चिंता नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि अब पाठक को ज्यादा कायदे से मापा जा सकता है कि वो कहां पर है। आप उसे ट्रोल कहते हैं, मगर अगर राष्ट्रीय विषयों पर वो एक विमर्श दे रहा है, देश में नेतृत्व के लिए वो व्यक्ति सरकार चुन रहा है, तो उसे आप गाली देकर नकार नहीं सकते। ये बात भी कुछ पत्रकारों को समझनी पड़ेगी। इस देश का विमर्श इस देश की जनता से तय होगा। वो नोम चोम्स्की तय नहीं करेंगे, वो कार्ल मार्क्स तय नहीं करेंगे, वो यहीं के गांव में बैठा एक आदमी तय करेगा, वो बैतूल में बैठा हुआ एक आदमी तय करेगा, ग्वालियर का कोई एक आदमी तय करेगा, कहीं सुदूर बैठा हुआ आदमी करेगा। तो उन लोगों के मन की बात जो है, जब वो पत्रकारिता में रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब वो सरकार में रिफ्लेक्ट नहीं होती, तब एक गलत बात, वो एक बेचैनी आती है, तब खबर दिखाई देती है। परंतु अगर उन्हीं चिंताओं को पूरा करता हुआ एक प्रशासनिक तंत्र दिखाई देता है, तो उस प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ पत्रकारिता के नाम पर मुहिम छेड़ना, मुझे लगता है वो इस देश के साथ भी छल है। क्योंकि लोकतंत्र में जैसे मीडिया की जगह है, ऐसे ही मतदाता की भी एक जगह है। तो मुझे लगता है कि एक हमने कुछ स्थायी शत्रु मान लिए थे अंग्रेजों के समय पर। स्टेट के लिए हमारी ये लड़ाई हो सकती थी और वो आवश्यक भी था, क्योंकि देश को स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। देश में एक निरंकुशता का भाव था, एक परिवार के अहंकार का भाव था, और एडिटर के ऊपर इंस्पेक्टर बिठा देने वाली जो जिद थी, तब एक लड़ाई जायज हो सकती थी। मगर आज जब सरोकार की बात हो रही है, तो इस देश की पॉजिटिविटी की कहानियां वो मीडिया क्यों नहीं लाता, वो ये चुनौती भी है। और गति के साथ सटीकता,
क्योंकि फेक न्यूज मेन स्ट्रीम में जैसे उसने जगह बनाई है, और उसमें एक आध उदाहरण नहीं, पहले मीडिया में क्या होता था कि गलती होती थी तो अगले दिन खेद संज्ञान भूल सुधार ये छप जाते थे, अब वो नहीं दिखता। तो इसलिए लगता है कि गफलत नहीं है, कुछ लत लग गई है। जैसे वायर जैसे कुछ प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स का मैं नाम लूंगा, पोर्टल्स का, 12 बार पिछले 1-1.5 महीने में उनको नोटिस गया झूठी खबरों के लिए। बीबीसी पर लगातार एक झूठा एजेंडा चलाया गया और भारत को नीचा दिखाने वाली खबरों को पोषने का काम किया गया, उन पर डिबेट्स हुए। तो ये चिंताएं जो हैं वो मुझे लगता है कि जो समाज ने मीडिया की नब्ज पकड़ी है वो बहुत सही है, कि आप स्वतंत्रता की आड़ में स्वच्छंदता की बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर फिर वो बात प्रासंगिक हो जाती है कि आप जो समाज जब आपसे सवाल पूछने के लिए आ रहा है तो आप अपने डीएनए को दोबारा से देखिए, आपने यात्रा कहाँ से शुरू की थी, आपके प्रेरणा पुरुष कहाँ थे, कौन से थे। पूरी दुनिया में भारत शायद ऐसा सबसे अनूठा देश है कि जिसके इतने सारे महापुरुष और सबके सब पत्रकार हों, बाबा साहब आम्बेडकर हों, दीनदयाल उपाध्याय हों, महात्मा गांधी हों, मालवीय जी हों, लाला लाजपत राय हों, आप नाम गिनते जाएंगे। सबने इतने इतने बड़े बड़े काम किए और एक से ज्यादा अखबार निकाले। तो मीडिया की दृष्टि हमें अपने पुरखों से जितनी सही मिल सकती है, वो उसके लिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और एक चुनौती ये भी है कि हमारे ही महापुरुषों को आपस में लड़ाना, एक को बड़ा दिखाना, दूसरे को छोटा दिखाना, उन्हें खतरा मानना और खंडित स्वरूप में पेश करना, मीडिया का ये शगल भी फॉल्ट लाइंस की राजनीति पर खेलता हुआ दिखाई देता है। तो ये मीडिया की चुनौती गति और सटीकता के साथ ये भी है कि वो राजनीति से ज्यादा समाज में फिर से रुचि लेना शुरू करे। इस समाज से बहुत सारी कहानियां निकल के आएंगी, सतरंगी कहानियां निकल के आएंगी, सिर्फ विषाद नहीं निकल के आएगा, सिर्फ भेद नहीं निकल के आएगा, बहुत सारी समरसता, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी जगह से इदम न मम का ऐसा भाव कि खुद को पीछे रखते हुए समाज के लिए काम करने वाली कहानियां इसी समाज ने दी है। अभी इस कोरोना काल में भी ऐसी हजारों कहानियां आई हैं। तो मुझे लगता है मीडिया अपने स्व को पहचाने, जैसे अभी स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो अगर स्व को पहचानेगा, स्वदेश को पहचानेगा, तो रेवेन्यू मॉडल्स की जो बात है वो भी कमी खत्म होगी। क्योंकि उन कहानियों को सुनने के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया बेताब है कि भारत की वो कौन सी कहानियां हैं, समाज की कौन सी कहानियां हैं, एक समाज संकट काल में उसको, संकट काल को कैसे मात दे सकता है। ये सारी कहानियों को लाने का बीड़ा मुझे लगता है आज जैसी इसकी जरूरत है, पहले कभी नहीं थी। और आज जैसे आयोजन है उसने इस बात को रेखांकित किया है और इस बात को चिन्हित किया है कि अपने स्व को पहचान कर, अपने ध्येय को पहचान कर इन चुनौतियों से पार पाई जा सकती है। और हमारे बहुत सारे महापुरुष उसके सामने उदाहरण स्वरूप में हमारे सामने खड़े हुए। आप सभी ने आज मुझे जो निश्चित समय था उसमें सुना, मुझे ये मंच मिला, अपने साथी पत्रकारों के, ज्येष्ठ पत्रकारों के विचार सुनने को मिले, तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें जोड़ने को और आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम यहीं पर हैं। और इतना ही कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद हितेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आज अगर हमको समस्याओं का समाधान खोजना है तो हमको अपने स्व को पहचानना होगा। वो स्व स्वदेश भी है और वो स्व जो है वो स्वावलंबन भी है। आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि हमारे सामने निष्ठा, तो निष्ठा जो है वो संसाधनों से परिभाषित नहीं होती, ये बहुत सटीक बात है। उसी तरीके से चुनौतियों का जिक्र आप करते हुए आपने जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनौतियां हमारे सामने गति बनाम सटीकता की है। ये प्रश्न हम भी कई बार पूछते रहे कि आखिर हमको इस समाज को या लोगों को कितनी खबरें चाहिए एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में कितनी खबरें चाहिए और कितनी जल्दी खबरें चाहिए। क्या खबरों की गति ही हमारा अभीष्ट है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर की विचार करने की जरूरत है कि हम इस तरह की चुनौतियों का आगे आने वाले समय में कैसे सामना कर सकें और उसके लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करें। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखे। अब
मैं जो हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके सवाल हैं अगर, तो मैं भावेश जी से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई सवाल आए हों तो वो सवाल किनसे पूछे गए हैं, अगर वो है तो आप उनको इंगित करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं संचालन अब भावेश जी को सौंपता हूँ। नमस्कार भाई साहब, प्रश्न आए हैं तो प्रश्न अधिक हैं तो थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर देंगे। ब्रिजेश सिंह जी भाई साहब से प्रश्न है, अनुज जी शर्मा ने पूछा है कि हम जिस संस्थान में नौकरी करते हैं उसकी अपनी विचारधारा होती है, ऐसे में हम किस तरह से एक पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कैसा? अनुज जी, अमूमन ये धारणा होती है और उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप तथ्यपरक हैं और आप अपने विचारों में दृढ़ हैं तो कोई आपको एक्सप्रेस करने से रोक नहीं सकता। और मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, देखिए आज का जो दौर है, इनफैक्ट हितेश जी से हमेशा मेरी बात होती है इस मुद्दे पर कि आज से 20 साल 25 साल पहले ना, मतलब राष्ट्रवादी चिंतन की बातें करना यह सीधे सीधे चड्ढी पाने का सर्टिफिकेट होता था। लोग सीधे सीधे ऐसे आपको रिजेक्ट कर दिया करते थे, आपको बल्कि बड़ी ही उपेक्षा भरी निगाहों से देखते थे। आज ये फैशन है, मतलब कई लोग जिनका विचारों से कोई लेना देना नहीं है वो भी जो है कंधे उचका के कहते हैं कि वो बाल काल स्वयं सेवक रहे वगैरह। खैर, लेकिन अगर आपका अपना अध्ययन ठीक है, अगर आप तथ्यपरक हैं, अगर आपका कन्विक्शन है, तो मुझे लगता है कि किसी भी न्यूज रूम का माहौल आपको परेशान नहीं कर सकता। और हम जैसे लोग अगर इस प्रोफेशन में 2.5 दशक तक बने रह गए तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है। और एक क्रमिक विकास हुआ है, राष्ट्र की जो हमेशा गति होती है ना, वह जो है सो इवॉल्व होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप इसके लिए परेशान ना हो, आप तैयारी करके जाएं, आप खुद मुकम्मल हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई परेशानी है। धन्यवाद भाई साहब। अगला प्रश्न हितेश जी भाई साहब से, उसको 2 प्रश्नों को मैं जोड़ रहा हूँ उसमें। एक राम यादव जी का प्रश्न है, क्या पत्रकारिता को समाज के लिए ध्येयनिष्ठ बनाए रखने के लिए उसमें प्रकृति और पर्यावरण की चिंताओं को अधिक प्रमुखता से शामिल करने की जरूरत है? इसी में एक प्रश्न और जो आया था कि जो लिबरलिज्म और मानवाधिकार इत्यादि शब्द हैं जो जिसका उपयोग भी हुआ, तो भारतीय संदर्भ में इन सब चीजों को अपन कैसे देखें? आपने बहुत एक बड़ा प्रश्न है ये, और इस पर तो पूरे दिन का सेमिनार भी हो सकता है। मैंने जो पहली बात अपने संबोधन में जो कही थी वो यही थी कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज जिसे आज हम समझ रहे हैं, जिनकी बात करते हैं, उनका बीज, उनकी चिंता, उनके बारे में बात करना, उनके साथ खड़े होना, जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, ये भारत की ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। नदी के लिए, पेड़ के लिए, पत्थर के लिए, जब आप कहते हैं जड़ और चेतन, तो वहां से ये ज्ञान आता है आपके पास। तो जब आप उनकी बात करते हैं और आप थोड़ी तैयारी करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का तरीका था। जिन लोगों को विज्ञान नहीं पता, उनके लिए तर्क जहां पर नहीं है वहां श्रद्धा भाव से उन सब चीजों से जोड़ा गया। ये विमर्श तो आपको निश्चित ही बढ़ाना पड़ेगा। आप सबको कार्बन क्रेडिट नहीं बता सकते, तो आप उसे छठ मैया और बाकी सब चीजें बता के उसकी कवरेज के साथ भी जोड़ सकते हैं। निसंदेह दुनिया में इसकी मांग बढ़ी है कि पर्यावरण के बारे में विषय ज्यादा उठाए जाएं, मगर हमारे पास जैसी दृष्टि है, दुनिया के पास वैसी दृष्टि तब तक नहीं होती, क्योंकि एक शोध होने में, शोध के परिणाम आने में, उसका सैंपल साइज कितना बड़ा है, उनके वहां पर तर्क से नहीं समझते सारे लोग, मगर यहाँ पर श्रद्धा और विज्ञान दोनों कदम मिलाकर चलते हैं। इसलिए आपकी पैकेजिंग भारत में ज्यादा अच्छी हो जाती है। कोई नदी साफ करने का काम यहाँ पर आप, वहां पर सारा आप सिर्फ पर्यावरण या ओजोन लेयर की बात बता के करेंगे तो इस भाव से लोग काम नहीं करते। यहाँ पर काम करते हैं तो उसकी खबर दोनों तरीके से बन सकती है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि इन पैकेजेस की, इनकी गुंजाइश भी है, और इनको थोड़ा सा और सरस तरीके से कैसे देना चाहिए वो इसमें आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा संभावना बनी हुई है। और इसका दूसरा पार्ट आप एक और पूछ रहे थे।
प्रश्न का? इसका भाई साहब कि लिबरलिज्म और मानव अधिकार की बात आपने की, तो जी, इसमें भारतीय जी। संदर्भ में इसमें काफी कुछ आ गया है, आपने जो वो कहा भारतीय संदर्भ में इसे कैसे वो करेंगे, क्योंकि देखिए, इसी नाम पर वामपंथी पत्रकारिता होती है, ये इस संबंध में भी एक प्रश्न आया मैं तो एक बात कहता हूँ इसमें कि पंथ कोई भी पंथ अगर ये कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक, इससे बड़ा लिबरल, इससे ज्यादा बड़ा मानवाधिकारवादी कौन सा दृष्टांत है? अगर वो और किसी ने भी दिया है तो वो वहां से भी आना चाहिए। सबके लिए बराबर की बात, ये नहीं कि महिला पुरुष की पसली के बराबर है, एक में आत्मा नहीं होती, या काला गोरे से हे होता है। ये सारे उदाहरण आपके समाज के पास हैं। आप ब्लैक लाइफ मैटर की बात करते हो, मगर यहाँ तो आपका जो काला है, जो श्याम है, वही पूज्य है। इसलिए यहाँ पर भेदाभेद को काटने वाली आपको ढेरों ढेर कहानियां मिल जाएंगी, ढेरों ढेर दृष्टांत मिल जाएंगे। और आप अभी जो हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, पृथ्वी सूक्त की बात की, या जो हमने जो संगच्छध्वम की बात की, ये आपकी ज्ञान परंपरा के मोती हैं। इन्हें हम ये खाली आध्यात्मिक पुस्तकों में सजाने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है, पत्रकारिता और साहित्य में उद्धृत करने के लिए भी है। और बार बार जितने लोग जीवन में उतारेंगे वो सबसे ज्यादा लिबरल हैं। भारत आज इतने विमर्श और सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं तो इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा लिबरल देश नहीं है। कहीं आपने देखा कि क्रिश्चियन देश में, किसी इस्लामी देश में, किसी कम्युनिस्ट शासन में दूसरे के लिए इतनी गुंजाइश हो? वो दूसरे के लिए गुंजाइश वहां किस लिए खत्म हो गई और भारत में इसलिए बची रही क्योंकि ये स्वभाव से हिंदू स्वभाव है, इस धरती का स्वभाव है। इस बात को रेखांकित करेंगे तो बात समझ में आएगी कि यहाँ पर इस जमीन ने जो सबक दिए हैं वो समानता के सबक हैं, समरसता के सबक हैं, और उसमें उनको ठीक से उनका उल्लेख करने की आवश्यकता, बस इतना ही भरा है। एक प्रश्न सुदेश जी गौर भाई साहब का है कि कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा है मोदी विरोध माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब प्रश्न किन से है? आपसे ही है। हाँ, ऐसा है कि जो लोग ऐसा विरोध करने के लिए एक नाम पर ही केंद्रित रहते हैं, वो उन्होंने कभी उनका आधार भी नहीं रहा, क्योंकि नाम पर आज विरोध पर केंद्रित हैं, कल किसी नाम पर, कुनबे पर, कोटरी पर, क्षेत्र पर वो आश्रित थे, इसलिए ये चीजें होती हैं। मगर जनता इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। जैसे आप कांग्रेस में अभी बड़ी उथल पुथल चल रही है, कांग्रेस के भीतर की उथल पुथल में भी एक बात आई कि लगातार नकारात्मक भाव से प्रहार करते रहना, इसका भी किसी विचार को फायदा होता है क्या? क्योंकि भारत की धरती ऐसी है कि इस घोर नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। कुछ लोगों ने अपना वैचारिक आधार ही खूनी क्रांति और विरोध को बनाया है, वो इस भारत को नहीं समझते, वो आयातित विचार है। तो निशाना बनाने वाले निशाना बनाएंगे, मगर देश किसके साथ खड़ा है वो उसके देश अपने सांस्कृतिक स्वभाव से तय करता है, वो आयातित विचारों से तय नहीं करता। इसलिए खाद पानी बहुत कम है, ये चीजें चलने वाली नहीं है। ब्रिजेश जी से प्रश्न है कि आपने बताया कि पत्रकारिता मतलब वॉचडॉग जैसी स्थिति है उनकी, अधिकारों की बात करता है, तो केवल अधिकारों की बात करने से समस्या होगी क्या? अगर कर्तव्य की बात भी की जाए तो कैसा रहेगा? इस तरीके का प्रश्न। नहीं, देखिए, अधिकार और कर्तव्य जो है, मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। आप ध्यान रखें कि भारत का हमारा खुद का संविधान जो कि 1947 में हमने खुद को दिया, वी द पीपल, उसमें भी कर्तव्य और अधिकार दोनों की बात तो है ही ना। और पत्रकारिता का जो अपना मिशनरी कार्य है, या अगर मैं इसको प्योर प्रोफेशनल नजरिए से भी देखूं, तो अगर मान लीजिए अगर मेरा आचरण खुद ठीक नहीं है, अगर मेरे खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप हैं और मैं अपनी कलम से कुछ भी लिख डालूं, तो उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी जो है अगर डाउन है, और इसीलिए पत्रकारिता में जो क्रेडिबिलिटी की जो क्राइसिस की जो बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखें कि कई सारे चेहरे जो आज बेनकाब हो चुके हैं, जिनको आप कहते हैं कि भाई ये एक्सपोज हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि जो कह रहे थे और वो जो कर रहे थे, दोनों के बीच फर्क था। उन दोनों के बीच लोगों ने ये भी पाया कि भाई
जो कह रहे हैं उसके पीछे का भी कुछ एजेंडा है। तो मुझे लगता है कि जो कर्तव्य और अधिकार वाली जो आपने बात कही वह हम लोगों के मामले में तो खासतौर पर लागू होती है, क्योंकि जो चीज हम प्रीच कर रहे हैं, जिस चीज को हम समाज जीवन को अडॉप्ट करने के लिए कर रहे हैं, अगर हम उसको खुद फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मैसेज पर कोई ध्यान देगा, हमारी बात को कोई सुनेगा, उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा। तो मुझे लगता है कि यह दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, उसके लिए परेशान ना हो। सिर्फ हम अधिकार की बात नहीं करते, कर्तव्य तो उसके साथ सिंक में है। ये अगला प्रश्न एक फेसबुक पे आया है, विजय अपना हितेश जी भाई साहब से है कि पहले पाठकों के पत्रों को संपादकीय में स्थान दिया जाता था, अब कई समाचार पत्रों ने इसे समाप्त किया है, ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है क्या? यह प्रश्न भाई साहब, क्योंकि समय की सीमा है। जी, इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो पत्र जिस संख्या में पहले आते थे और उस समय प्रिंट ही होता था, पोस्ट कार्ड लाना, लिखना, भेजना। तो मैंने इंडिया टुडे में भी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी मैंने पत्रों वाला डेस्क भी संभाला है, क्योंकि उसमें आपको प्राइमरी फीडबैक मिलता है खबरों के बारे में। तो लोग इम्पैक्ट के लिए, बाकी सब चीजों के लिए लिखते थे। अब लोगों के पास मंच बहुत सारे हैं, तो अब पत्रों की संख्या बहुत गिरी है पहले के मुकाबले। कुछ लोग हर संस्थान में पत्र डालते हैं, कुछ लोग प्रति सप्ताह पत्र डालते हैं, ऐसा अवश्य है। परंतु फिर भी संख्या गिरने के बाद भी अब पहले जैसी संख्या नहीं है, इस कारण भी वो स्पेस गया है। और मीडिया में अब स्पेस की वैल्यू, जितना मार्केट उसे समझने लगी है, तो वो लगातार बारंबारता, आवृत्ति वैसा नहीं होने के कारण वो स्थान में छीजन पैदा हुई है, और उसके कारण पाठक की तरफ से भी पैदा हुई है और प्रबंधन की तरफ से भी वो स्थान का आग्रह था, तो इसलिए वो गया है। परंतु जो पत्रकारीय चिंताएं हैं उनके लिए, या आपको सवाल करना है, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टैग करना या ट्विटर पर संस्थानों को टैग करना, ये नई सुविधाएं भी आई हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत चिंता की बात नहीं है। जिन लोगों ने दोनों दौर देखे हैं उन्हें पहली नजर में ये खटक सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पाठक विकल्पहीन हो गया। विकल्पहीन निश्चित ही नहीं है। भाई साहब, मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहूंगा, बिकॉज 3 बजे से मेरी एक दूसरा भाई साहब बस अंतिम बस 1 मिनट समाप्त हो गया है। मैं मनोज जी जोशी को धन्यवाद प्रेषित करने के लिए बुलाऊंगा। मनोज जी जोशी। ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर आयोजित इस वेबिनार में हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय ब्रजेश सिंह जी और आदरणीय हितेश चंद्र जी का मैं माणिकचंद वाजपेयी जन शताब्दी समारोह समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी और संयोजन के लिए आशीष जी और भावेश जी के प्रति पूरी टीम के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अंत में लेकिन सर्वाधिक आभार कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, क्या बात जी, धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद। नमस्कार। 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 सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी। वाह, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।